जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग ने अपने गोल्डन और बीस्ट और ब्लड वॉरियर की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक इमोर्टल बीइंग को उसे जान से मारने के लिए खुद को ही डिस्ट्रॉय करने पर मजबूर कर दिया। पर फिर भी उसकी इस तबाही के बावजूद भी लुओ फेंग की जान बच जाती है, लेकिन उसकी गोल्डन और बीस्ट की बॉडी से सारा का सारा मांस जलकर खाक हो जाता है और सिर्फ उसकी हड्डियां बाकी बची थी। पर क्योंकि लुओ फेंग का कोर सलामत है तो वो इजीली अपने गोल्डन और बीस्ट की बॉडी को रिकवर कर लेगा। अब फेंग यही सोच रहा था कि मैं पहले कभी भी काइजर से नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने मुझे जान से मारने के लिए अपनी ही जान दांव पर लगा दी। मुझे इस बारे में कंपनी को बताना होगा। वो ये सोच रहा था कि तभी वाता वहां पर अपीयर होते हुए उसके सर पर हल्के हल्के पंचेस मारते हुए कहती है, इस बारे में कंपनी को रिपोर्ट करने से बेहतर यह है कि तुम ये सोचो कि तुम ये सब कुछ यहाँ पर जो भी हुआ इस बारे में किंग येंजू को कैसे एक्सप्लेन करोगे। जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, तुम सिर्फ डोमेन मास्टर लेवल 9 के वॉरियर हो और तुमने एक अनडाइंग लेवल के वॉरियर को खुद को सेल्फ एक्सप्लोर करने पर कैसे मजबूर कर दिया। और इससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि अगर उन्होंने इस इशू को खुद इन्वेस्टिगेट किया तो फिर उन्हें तुम्हारे गोल्डन और बीस्ट के बारे में पता चल जाएगा और ये सीक्रेट और ज्यादा हिडन नहीं रहेगा। बबाता की ये बात सुनते हुए फेंग तो गहरी सोच में पड़ गया होता है। उसकी यह हालत देखते हुए बबाता उसके चीक्स को प्यार से खींचते हुए कहती है, मुझे पता था तुम इस बारे में नहीं सोचोगे, इसलिए मैंने पहले ही सब प्लान कर लिया है। ये कहते हुए वो अपनी स्टोरेज स्पेस में से एक रिंग निकालते हुए फेंग को बताती है, मैंने इस रिंग को स्पेशल चैनल्स के थ्रू खरीदा है और इसे कहते हैं वर्ल्ड रिंग। ना सिर्फ इसके अंदर बहुत बड़ी स्टोरेज स्पेस है, बल्कि इसके अंदर तुम लिविंग बींग्स को भी छुपा कर रख सकते हो बिना किसी को पता चले। ये कहते हुए वो फेंग के काफी ज्यादा नजदीक आकर उससे कहती है, मैंने इस इन्वेस्टिगेशन वाली प्रॉब्लम से जल्द छुटकारा पाने के लिए पहले ही ये सब कुछ सोच लिया था। अभी इससे पहले कि ऐसा करने के लिए फेंग उसकी तारीफ कर पाता, तभी वहां पर बड़ी तेजी के साथ डेलन और किंग लोंगयू का स्पेसशिप उनके सामने आकर रुक जाता और डेलन जल्दी से बाहर आते हुए लुओ फेंग को देखने लगता है और कहता है, योर मैजेस्टी, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? फेंग एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला देता है कि वो बिल्कुल ठीक है और फिर वो किंग लोंगयू की तरफ देखता है। इसी के साथ सीन कट और हम देखते हैं कि लुओ फेंग किंग लोंगयू की स्पेसशिप के अंदर तेजी के साथ वुलोंग डोमेन हेडक्वार्टर्स की तरफ लौट रहा होता है और रास्ते में किंग लोंगयू के पूछने पर कि वहां पर क्या हुआ था तो लुओ फेंग उन्हें बताता है, काइजर ने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया था। मैं अपनी एबिलिटीज के साथ यकीनन उसका सामना नहीं कर सकता था, पर खुशकिस्मती से मैं अपनी वर्ल्ड रिंग को हमेशा अपने साथ ले जाता हूँ जहाँ भी मैं चाहता हूँ। इसके अंदर मेरा एक वर्ल्ड मास्टर लेवल का स्लेव है जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है। फेंग से ये जानकर किंग लोंगयू चौंकते हुए कहते हैं, तो ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था? पर फिर भी एक वर्ल्ड मास्टर लेवल आखिर अनडाइंग लेवल के अगेंस्ट फाइट कैसे कर सकता है? तो इस पर फेंग उन्हें होलोग्राम में एक फायर क्रिस्टल दिखाते हुए कहता है। वो फाइट करते हुए काइजर के नजदीक गया और वहां पहुंचकर उसने इस फायर क्रिस्टल को डेटोनेट कर दिया। ये रोबोट क्लैन की एक वेपन टेक्नोलॉजी है और इसकी पावर अनडाइंग लेवल की सेल्फ डिस्ट्रक्शन पावर के बराबर है और इस धमाके की वजह से वो दोनों एक साथ मारे गए। ये कहते हुए फेंग ऐसा शो कर रहा होता है जैसे कि उसे अपने स्लेव को खोकर बहुत ही बुरा लग रहा है और वो बाता फेंग की ये एक्टिंग देखकर काफी खुश हो रही होती है और उसे चीयर कर रही होती है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। फेंग वहीं अभी भी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए किंग लोंगयू से कहता है, थैंक्स टू हिम मैं सरवाइव कर पाया। फेंग की यह स्टोरी इतनी ज्यादा परफेक्ट होती है कि किंग लोंगयू को फेंग की हर एक बात पर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है, इसीलिए वो रिस्पेक्टफुली फेंग से कहते हैं, ये हमारी वुलोंग डोमेन के मैनेजिंग इंटरनल अफेयर्स की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ कि आपकी जान खतरे में आ गई, इसलिए इसके कंपनसेशन के तौर पर मैं आपको 300 यूनिट इंसेक्ट क्लैन की बॉडीज दूंगा। ये जानकर तो अटूका और बोबाता दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और खुशी के मारे झूमने लगती हैं। पर इसी बीच अटूका को एक जोरदार थप्पड़ भी पड़ गया था जो कि बाय चांस पड़ता है, इसलिए वो बेचारी तो बोबाता से थप्पड़ खाने के बाद रोने लगती है। वहीं फेंग इधर ये जानकर अपने वर्ल्ड मास्टर स्लेव को खो देने के सदमे से बाहर आते हुए खुश होकर कहता है, आपका शुक्रिया। पर तभी किंग लोंगयू कहते हैं, हाउएवर काइजर और हमारे 2 फॉलोअर मेंबर्स पहले ही मारे जा चुके हैं। लुओ फेंग, इनकी वजह से तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। उनकी इस बात पर डेलन आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, ये तुम्हारे वुलोंग डोमेन का मैटर है, इसमें वो लोग लुओ फेंग को क्यों घसीटेंगे? किंग लोंगयू आंसर करते हुए कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसमें ये प्रूफ हो कि लुओ फेंग का मर्डर करने की कोशिश की गई है। हम दोनों ही वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मेंबर हैं और एक ही साइड पर हैं, लेकिन वुलोंग डोमेन के सभी मैटर्स 5 पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं। बाकी की 4 पार्टीज हमारी साइड नहीं है, स्पेशली किंग यांजू। वो इस मैटर पर बहुत अटेंशन देगा। क्योंकि फेंग उनके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए वो कहता है, किंग यांजू
तो इस पर किंग लोंगयू लुओ फेंग को उसके बारे में बताते हैं कि किंग यांजू जाइंट जी एरिना से है, उसका फैक्शन बेसिकली हमारी कंपनी के बराबर है और ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं और साथ ही उसका बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा है। तो इसी वजह से वो इस वक्त वुलोंग डोमेन की मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। एट द सेम टाइम उस अकेले के पास लार्जेस्ट वोटिंग राइट्स हैं। सो बेसिकली हमें बाकी पार्टी से कोई ज्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन ये किंग यांजू सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इसी के साथ वो लोग वुलोंग डोमेन के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर के बाद किंग यांजू भी अपनी स्पेसशिप में वहां पर आ गया था। वो जब हेडक्वार्टर्स के अंदर आकर लुओ फेंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है तो वहां पर मौजूद किंग लोंगयू के सबॉर्डिनेट्स किंग यांजू की ब्यूटी को देखकर मन ही मन उनकी बहुत तारीफ करते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज से किंग यांजू को भी समझ आ जाता है कि ये उनको कितना एडमायर कर रहे हैं। इसलिए किंग यांजू भी उनकी तरफ देखते हुए स्माइल पास करके सीधा लुओ फेंग की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जहां जब वो नजदीक पहुंचते हैं तो लुओ फेंग और डेलन दोनों ही उन्हें ग्रीट करते हैं और सीनियर किंग यांजू कहकर बुलाते हैं, जिस पर किंग यांजू लुओ फेंग के करीब आकर उससे कहता है, तुम किंग जेनियान के डिसाइबल हो ना? लुओ फेंग, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। अभी इससे पहले कि उनकी बात कंप्लीट हो पाती तभी किंग लोंगयू हंसते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, किंग यांजू, ये मैटर बहुत सिंपल है। लुओ फेंग हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का इलाइट जीनियस है, तो ये तो नेचुरल है कि फोरिजन क्लैंस वाले इसे हंट करने की कोशिश करेंगे। खुशकिस्मती से लुओ फेंग जिंदा रहने में कामयाब रहा। इस मामले को भी जल्दी ही हल किया जा सकता है। उनकी इस बात पर किंग यांजू रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहते हैं, हो सकता है कि ये सच हो, पर क्या हो अगर लुओ फेंग ने स्टार्टिंग से ही उन तीनों को मारने का प्लान किया हो तो, ताकि वो ऐसा करके लार्ज अमाउंट में इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की बॉडीज को चोरी कर सके। किंग यांजू की ये बात सुनकर किंग लोंगयू चौंक जाते हैं और लुओ फेंग भी कुछ बोलने लगता है कि तभी वो फेंग के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से फेंग पीछे झटक दिया गया था। वो तो खुशकिस्मती से डेलन लुओ फेंग को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बचा लेता है, इस वजह से फेंग के ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं होता। और फिर किंग यांजू फेंग से कहते हैं, मैं किंग लोंगयू से बात कर रहा हूँ, यानी कि उनका फेंग को उनके बीच में बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस पर तो अब डेलन लुओ फेंग को संभालने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है, जिस पर किंग यांजू भी ऐसा ही करते हैं। दोनों ही पावर के मामले में एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करने लगे थे। ये देखकर किंग लोंगयू डेलन को शांत रहने का इशारा करते हैं और किंग यांजू से कहते हैं, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। किंग यांजू कहते हैं, जरूरत है। इस एक्सप्लोजन की वजह से हमें वुलोंग डोमेन में मिलियंस ऑफ हुनयुआंस यूनिट्स का नुकसान हुआ है। हमें इस बात का तो पता लगाना ही होगा कि क्या ये हमारे इंटरनल मेंबर्स की लापरवाही का नतीजा है और या फिर स्पाइस का। अगर नहीं तो क्या लुओ फेंग ने जानबूझकर ट्रैप सेट करके इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया। हम सभी को इसकी इन्वेस्टिगेशन करके सच्चाई का पता लगाना होगा। पर किंग लोंगयू ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे, पर किंग यांजू तो ऑलरेडी बैकअप प्लान के साथ आया था। इसीलिए वो किंग लोंगयू को बताता है, यूनिवर्स फर्स्ट बैंक के किंग डैनियान, यूनिवर्स मिल्की वे बैंक के किंग सेनग्यू और यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस के किंग यिनगी, ये तीनों रिप्रेजेंटेटिव्स और आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए राजी हैं। किंग लोंगयू, अब सिर्फ अकेले तुम बाकी हो। ये सब कुछ जानकर किंग लोंगयू तो यहाँ पर सोच में पड़े होते हैं, जबकि लुओ फेंग अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि किंग यांजू यहाँ आने से पहले ही प्लान बना कर आए हैं और ये पहले ही बाकी के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी मिल आया है। क्या ये वाकई रिस्पॉन्सिबल है या फिर जानबूझकर मेरी मुखालफत कर रहा है? वहीं अब क्योंकि चारों रिप्रेजेंटेटिव्स राजी हो चुके हैं तो किंग लोंगयू के पास भी और कोई चारा नहीं बचता। इसलिए वो भी एक गहरी सांस लेते हुए किंग यांजू से कहते हैं, मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। इतना सुनना ही था कि वो फौरन से अपनी स्पिरिचुअल पावर से फेंग को जकड़ते हुए अपने करीब ले आता है। डेलन फेंग को बचाने की कोशिश करता है पर किंग लोंगयू उसे रोक देता है और कहते हैं कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हें लुओ फेंग की सेफ्टी की गारंटी देता हूँ। इंटेरोगेशन में फेयरनेस को यकीनी बनाया जाएगा। इधर हम देख पाते हैं कि किंग यांजू ने लुओ फेंग को अपनी पावर्स में जकड़ा होता है और उससे कहते हैं, लुओ फेंग, सबसे पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, जैसा कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है, काइजर ने तुम्हारे साथ मौजूद 2 इंटरनल मेंबर्स को किल किया था और फिर उसने तुम्हें मारना चाहा, पर जब तुमने रेजिस्ट किया तो उसने अपनी अनडाइंग लेवल की पावर्स को शो किया और लास्ट में तुम्हारे एक स्लेव ने काइजर के पास जाते हुए फायर क्रिस्टल को डेटोनेट कर दिया। क्या ये सच है? इस पर फेंग कहता है, हाँ। वैसे तो फेंग इसके साथ बहुत रिस्पेक्टफुली पेश आ रहा था, पर जानबूझकर किंग यांजू फेंग के साथ बहुत ही बुरी तरह से बिहेव कर रहा है। इसलिए फेंग भी उन्हें इस ट्यून में आंसर करता है। ये सुनना ही था कि किंग यांजू फेंग को गले से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुमने वो फायर क्रिस्टल कहाँ से खरीदा? क्या तुम्हारे पास बैंक की तरफ से उसका पेमेंट प्रूफ है? किंग यांजू के ऐसे बिहेवियर की वजह से लुओ फेंग को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और किंग लोंगयू को भी उसका लुओ फेंग के साथ इस तरह से बिहेव करना पसंद नहीं आता। इसीलिए वो कहते हैं, किंग यांजू, अपना एटीट्यूड देखो, रियल टाइम मॉनिटरिंग में ऐसा कौन करता है?
किंग यांजू गुस्से के साथ किंग लोंगयू की तरफ देखते हैं कि तभी लुओ फेंग भी उनसे कहता है, अगर तुम्हें मुझसे अपने क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो पहले मुझे छोड़ो। जिस पर किंग लोंगयू फेंग को छोड़ते हुए जमीन पर पटक देते हैं। डेलन को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो आगे बढ़कर कुछ करने वाला होता है कि तभी फेंग उसे रोक देता है। किंग यांजू फेंग से कहते हैं, बताओ। तो फेंग अब खड़ा होता है और एक स्माइल के साथ कहता है, ऐसा कोई पेमेंट प्रूफ नहीं है। ये सुनकर तो किंग लोंगयू और किंग यांजू दोनों ही शॉक हो जाते हैं। किंग यांजू, पेमेंट प्रूफ नहीं है, इसका मतलब जानते हो? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते लुओ फेंग कहता है, ट्रेजर्स हासिल करने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं। ये एडवेंचर्स के थ्रू हासिल किए जा सकते हैं और या फिर फॉरिजन क्लैन बेस के इंडिपेंडेंट पेमेंट सिस्टम से खरीदे जा सकते हैं, जिनका कोई पेमेंट प्रूफ नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रेजर्स मेरे नहीं है। और फिर वो अपनी स्टोरेज रिंग से E9 लेजर वेपन निकालते हुए कहता है, जैसे कि इसे देखो, मैंने इसे डीमन माउंटेन से हासिल किया था। ये जानकर किंग यांजू चौंक जाते हैं। तभी फेंग आगे कहता है, हालांकि मेरे पास इसका भी कोई पेमेंट प्रूफ नहीं है, पर ये फिर भी मेरे हाथों में है। किंग यांजू के सामने लुओ फेंग को इस एटीट्यूड में बात करता हुआ देखकर डेलन और किंग लोंगयू दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर एक अनडाइंग के सामने एक डोमेन मास्टर लेवल का बंदा ऐसे बात करे, पहली बात तो वो खड़ा ही नहीं रह सकता, इस तरह बात करना तो दूर की बात। फेंग की ये बात सुनकर किंग यांजू और कहते हैं, अच्छा तो फिर ये बताओ कि तुम्हारा वो स्लेव कहाँ से आया था, उसकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन कहाँ है? ये सुनते ही लुओ फेंग वोबाता की तरफ इशारा करता है, तो वोबाता फौरन से इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके फेंग को दे देती है, जिसे फेंग फौरन से किंग यांजू को दिखाता है और बताता है कि इसे भी मैंने खरीदा नहीं है, बल्कि इसे मैंने अपना स्लेव बनाया था। ये जानकर किंग यांजू को कुछ सस्पिशियस लगता है, इसीलिए वो कहते हैं, तुम एक डोमेन मास्टर लेवल के वॉरियर हो, तो फिर एक वर्ल्ड मास्टर लेवल का वॉरियर तुम्हें सबमिट कैसे कर सकता है? और इवन उसने तुम्हारे लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। अब तो फेंग भी ये सुनकर शांत हो जाता है और बाकी सभी भी फेंग के आंसर का वेट करने लगते हैं और एक वक्त के लिए यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। और थोड़ी देर सोचने के बाद फेंग कहता है, क्योंकि मैंने सोल कंट्रोल टेक्निक मास्टर की है, जिसका नेम है सोल सीलिंग ओथ। इस टेक्निक का नेम सुनते ही किंग यांजू कहते हैं, सोल सीलिंग ओथ? ये तो युनमू प्लेनेट की टेक्निक है। इन दोनों की इस कन्वर्सेशन से तो किंग लोंगयू को बार बार झटके पे झटका लग रहा होता है। अब हमें फेंग के माइंड में दिखाया जाता है, जहाँ फेंग वोबाता से बात करते हुए उससे कहता है, क्या दूसरे लोगों को ये बताना सही होगा कि युनमू प्लेनेट के पास अभी भी एक सक्सेसर है? वोबाता उससे कहती है कि जो तुम्हारी अभी की एबिलिटीज हैं प्लस तुम्हारी स्पेशल इन्वॉय की आइडेंटिटी से अब डेंजर लेवल पहले से बहुत हद तक कम हो गया है। इसके अलावा मैं भी ये नहीं देख सकती कि युनमू प्लेनेट के सक्सेसर के सीक्रेट को छुपाने के लिए तुम कैप्चर हो जाओ। वोबाता के मुंह से ये सुनकर फेंग स्माइल करता है और इधर रियलिटी में किंग यांजू को अपनी स्पेसशिप दिखाते हुए बताता है, ये मेरी शिप है, द न्यू युनमू प्लेनेट शिप। ये मैंने युनमू प्लेनेट के ओनर हु यानबू से इनहेरिटेड की है। ये जानकर तो किंग यांजू बेचारा सदमे में होता है। तभी लुओ फेंग उससे कहता है, किंग यांजू, इसे एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट? फेंग को इस तरह से बोलते हुए देखकर किंग यांजू को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने दांत पीसने लगते हैं। अब इससे पहले कि वो फेंग को कुछ भी कर पाता, तभी किंग लोंगयू जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। किंग यांजू, अच्छा होगा कि हम, ये कहते हुए वो किंग यांजू के कंधे पर हाथ रखने लगते हैं कि तभी किंग यांजू उनके हाथ को झटक देते हैं। वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई। इसी के साथ उन्होंने फेंग के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फेंग के कोर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और वो फेंग से कहते हैं, अगर तुम अपनी इनोसेंस प्रूव करना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे कम्प्लीटली तुम्हारी सोल को देखने दो बिना किसी रेजिस्टेंस के। ऐसा कहते हुए वो फेंग के कोर के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करते हैं उसकी मेमोरीज को देखने के लिए, पर क्योंकि फेंग के कोर के ऊपर उसके मास्टर की सील उसे प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए किंग यांजू फेंग की मेमोरीज को देखने में कामयाब नहीं हो पाते। तो वो फेंग से कहते हैं, अपनी सोल डिफेंसेस हटा दो, मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हारी सारी मेमोरीज देखने दो। ये कहते हुए उन्होंने और भी अग्रेसिवली फेंग के कोर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से फेंग को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है, पर अभी भी वो रेजिस्ट कर रहा था। लेकिन क्योंकि किंग यांजू का लेवल काफी ज्यादा हाई है, इस वजह से वो फेंग की कुछ मेमोरीज को देखने में कामयाब हो जाते हैं। अभी भी डेलन फेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर फेंग उसे रोक देता है। पर किंग यांजू के ऐसा करने की वजह से फेंग अपनी पास्ट मेमोरीज में आ जाता है, जहां 5 कंट्रीज के हीरो ने अर्थ को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। यहाँ हम स्क्रीन पर देख पाते हैं कि लुओ फेंग के लिए किंग यांजू के सामने रेजिस्ट कर पाना कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। उनका प्रेशर इतना ज्यादा था कि फेंग के नीचे की जमीन शैटर्ड होने लगती है और फेंग के भी पसीने छूट रहे थे, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर किंग यांजू लुओ फेंग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या कहीं फेंग के साथ उसकी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं?